फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया वीक स्टार्ट हो चुका है, नए वीक का पहला वीडियो। तो यहाँ पे सारे एसेट क्लासेस को एक बार फिर से समझ लेते हैं ना। इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, डेट, क्रिप्टोज, किसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, फ्यूचर में कैसा चल सकता है, ताकि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें सहूलियत हो। अब जान लेते हैं कि आने वाले महीनों में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस क्यों इम्प्रूव कर सकता है। तो देखिए, अगर आप पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो मार्केट अप डाउन होने लगा। ये सब शॉर्ट टर्म के इवेंट्स है। तो अगर आप पड़े रहो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि भाई कंपनीज जो है इंडिया में, उसका अर्निंग ग्रोथ कैसा चल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ कैसा चल रहा है। तो देखिए, क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस जो है उम्मीद जैसा था कि भाई इंप्रूव होकर आएगा, तो वो दिख भी रहा है। अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, रफली सेल्स ग्रोथ 10% के आसपास का दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अबाउट 14% के आसपास का दिख रहा है। ये सब मैं लार्ज कैप्स की बात बोल रहा हूँ, निफ्टी 50 की कंपनीज का। और ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप का तो कहीं ज़्यादा होता है इससे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि भाई पिछले कई क्वार्टर से जो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था, अब परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे ना, तो प्रॉफिट ग्रोथ इन्हीं कंपनीज का आपको 4-5% कभी कभी देखने को मिलेगा। तो डबल डिजिट हम आराम से क्रॉस कर गए हैं। और अब ऑफ कोर्स अभी और भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन हाँ, अभी तक जो मोस्टली रिजल्ट्स आए हैं वो अच्छे लग रहे हैं। और ये तब आपको और अच्छा लगेगा ये रिजल्ट जब आप सोचोगे कि इस बार लेबर कोड रिलेटेड एक्सपेंसेस भी वन टाइम अच्छा खासा हुआ है। बहुत सारे सेक्टर्स का प्रॉफिट बहुत कम होकर आया है इसके कारण, खासकर आईटी कंपनीज। यहाँ लेबर कोड के कारण वन टाइम ही है, बाद में भी खर्च आएगा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया, उसके कारण प्रॉफिट कम हुआ है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता तो प्रॉफिट और भी बढ़कर आता। ठीक है, तो ये अर्निंग ग्रोथ फ्रंट पे ठीक लग रहा है। और ये सिर्फ ठीक है, अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ है। आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे यहाँ से और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद प्रॉब्लम क्या चल रहा था कि भाई रियल जीडीपी कुछ आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो रियल जीडीपी भी हम इम्प्रूव हो गया भाई, अब 7% प्लस हो गया है। इनफैक्ट अब तो जो इतना सारा हम लोगों ने ट्रेड डील किया है, उससे तो लग रहा है कि 7.5% या फिर उससे भी ऊपर जाने का उम्मीद है आने वाले समय में। तो रियल जीडीपी का ही प्रॉब्लम खत्म हो गया है काफ़ी हद तक। उसके बाद था कि भाई रियल जीडीपी तो आ रहा है, नॉमिनल जीडीपी नहीं आ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन 0 हो गया है। तो अब वो प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन लेटेस्ट जो आया है नंबर, वो 2.75% का आया है इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन। तो यहाँ से बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉमिनल जीडीपी भी डबल डिजिट में जाने लगेगा। क्योंकि पहले तो 8.5% ही आ रहा था, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन अब अगर देखें जीडीपी ग्रोथ ना 7.5% के आसपास, उसके बाद इन्फ्लेशन देखें 3 to 4% के आसपास ऑन एन एवरेज, तो 11% के आसपास का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। और ऑफ कोर्स यहाँ पे मोस्टली ये 11% से भी ऊपर ही जाएगा, तो रफली 11 to 12% का आप लेकर चलें। ऑफ कोर्स अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा जल्दी ही। ठीक है, उसी तरह से क्रेडिट ग्रोथ बैंक्स का बिल्कुल ख़राब हो गया था, हो ही नहीं रहा था, वो भी अब 13, 14, 15% के रेंज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब सभी जगह इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ये जो भी आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है ना, अच्छी बात यह है कि यहाँ से और ये जो कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो यही सब चीज़ आपको देखना है। डेली मार्केट नीचे चला गया, ऊपर चला गया, अब कल मार्केट नीचे चला गया तो परेशान। देखिए, ये सब चक्करों में पड़ेंगे तो स्टॉक मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे तो आप अच्छे रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना होगा। और ये करना आसान नहीं है, तो मेंटली आपको बहुत टफ होना पड़ेगा। इसके बाद एक और बहुत बड़ा हेडेक हम लोग के लिए क्या था ना, कि यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हो पा रहा था। हम तो तैयार थे करने को, लेकिन उधर से रिस्पांस नहीं आ रहा था। सो फॉर्चुनेटली वो भी हो चुका है। 50% का जो टैरिफ था, अब सिर्फ 25% बच गया है। 25% जो रसिया से हम तेल खरीद रहे थे उसके कारण लगा था ना, वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, हटाया जा चुका है। और ये 25% भी माना जा रहा है कि मार्च मिड तक जब फॉर्मली इस पर सिग्नेचर हो जाएगा ना, तो ये 25% 18% हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई 18% तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप रिलेटिव देखेंगे ना, पहले 3-4% था, ठीक था, लेकिन अब तो 50 था ना, 50 से 18 आ रहा है। क्योंकि और भी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उस पर हमसे भी ज़्यादा है। तो रिलेटिवली बोलेंगे, एब्सोल्यूट बेस पे तो आप नहीं बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ रिलेटिवली ऑफ कोर्स ये अच्छा, हमें ये चाहिए था। ठीक है, ये मिल गया है। तो
यूएस के साथ भी हो चुका है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हो चुका है, यूके के साथ भी हो चुका है और बहुत सारे और कंट्रीज़ के साथ हुआ है। तो इन सभी का मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाले समय में, आने वाले सालों में देखने को मिलेगा और इसका इकोनॉमी पे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। टेक कंपनीज रिलेटेड आप लोग का बहुत क्वेरी आता है, तो देखिए टेक कंपनीज मैंने कई बार डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लार्ज कैप्स में अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि बाहर एआई का नेगेटिव इफेक्ट, वो तो है ही है, लेकिन उसको छोड़कर भी भाई आप सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करोगे तब तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा। स्टॉक्स तो ऐसे ही ऊपर जाता है ना। अब आप बोलोगे कि मेरा जो वैल्यूएशन कम हो गया, लेकिन वैल्यूएशन कितना भी कम हो जाए, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको निकालना पड़ेगा ना। अभी भी 20 का पी भी अगर आप चार्ज करो तो उसके लिए थोड़ा तो सेल्स प्रॉफिट, अब बोलोगे सेल्स ग्रोथ 1-2-3% करेंगे तो उस पर कैसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज कैप्स को ऑफकोर्स वो तो मैनेज करना पड़ेगा। मिड कैप्स में आ रहा है, इसीलिए आज आपने देखा है डिफरेंस है। मिड कैप्स में कुछ स्टॉक्स बहुत तेजी से ऊपर गए, लेकिन वहाँ भी एआई रिलेटेड जो डिसरप्शंस है वो बिल्कुल कुछ और समय तक देखने को मिल सकता है। और इसमें ये लोग ना जो भी इसमें से निकलेंगे बाहर, ठीक है, अपने आप को एडजस्ट करेंगे, चेंजेस लाएंगे, निकलेंगे, ऑफकोर्स उनका परफॉर्मेंस फिर से वापस आ जाएगा। और जो सही से टाइम के अनुसार अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे, ऑफकोर्स उनका परफॉर्मेंस और भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैलेंजिंग टाइम्स है फॉर श्योर टेक कंपनीज के लिए। और देखिए अभी नो ब्रेनर आप लोग पूछते ना, वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, काफ़ी समय से मैं ये बोल रहा हूँ, वो अभी भी है। वैल्यूएशन के मामले में रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, अभी भी ठीक ठाक वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर अच्छा क्वालिटी दिखता है तो बहुत अच्छा माना जाएगा, ठीक है। अभी भी नंबर 1 बोला जाएगा सब कुछ देख कर, है ना। ग्रोथ पोटेंशियल, वैल्यूएशन सबको अगर मिक्सअप करेंगे तो ये बेस्ट है। और सैटरडे लाइव स्ट्रीम में मैंने आप लोगों को बताया था ना, आज से इंडिया में एआई इम्पैक्ट समिट स्टार्ट हो रहा है। आज से 16 to 20 फरवरी तक हो रहा है। ग्लोबल साउथ का ये सबसे बड़ा इवेंट है एआई रिलेटेड। फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, 20 कंट्रीज़ के सीनियर ऑफिशियल्स ना, या तो कहीं के पीएम आ रहे हैं, कहीं के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कहीं के डिप्टी पीएम आ रहे हैं, और बहुत लोग आ रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई आ रहे हैं, सैम ऑल्टमैन आ रहे हैं ओपन एआई, और बहुत सारे लोग, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा नंबर है कि वीडियो ख़त्म हो जाएगा वो बोलते बोलते। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है और इंडिया इन चीज़ों में बहुत सीरियसली लगा हुआ है। तो होपफुली आने वाले सालों में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। तो आप ऑफकोर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इंडिया भी यहाँ पे जोर लगा रहा है, तो एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, पावर, कूलिंग, इस तरह के स्टॉक्स पे भी हमें नज़र रखना चाहिए। और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सरकार ने अभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू रखा है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, डिफेंस हो गया, यहाँ पे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंजम्पशन पिकअप हो रहा है, पहले सिर्फ रूरल था, अब अर्बन में भी दिखने लगा है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, एफएमसीजी हो गया, यहाँ भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एसेट क्लास वाइज देखें तो इक्विटी इंडिया रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड है। वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है, इंडिया में रिटर्न नहीं आया है, 1.5 साल हो चुका है। तो यहाँ पे भी अब रिटर्न बनता है, ठीक है। तो रिलेटिवली इंडिया अच्छा प्लेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। यूएस देखें तो यूएस तो एवरग्रीन मार्केट है, लेकिन रिटर्न बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो आइडियली यूएस में हमें थोड़ा सतर्क जरूर रहना चाहिए, खासकर टेक कंपनीज़ के लिए। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ चुका है, अच्छा खासा वो खर्च कर रहे हैं। अब मार्केट बोलेगा जो खर्च किया उसका रिटर्न दिखाओ, रिटर्न नहीं दिखेगा तो अच्छा खासा गिरावट आएगा। ताइवान, साउथ कोरिया भी वही है, एआई स्टोरी है। तो अगर एआई स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया सभी जगह प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चाइना रिलेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए रिस्क तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कब क्या कर देगा यू नेवर नो। तो पॉलिटिक्स वाइज देखें तो बहुत ज़्यादा रिस्की बेट है, लेकिन चाइना की जो टेक कंपनीज है ना, परफॉर्मेंस उनका आ रहा है, आने वाले सालों में बहुत आगे निकलेगा चाइना। तो उसको देखकर चाइना पे भी थोड़ा बहुत बेट लेने का मतलब बनता है, लेकिन ये ध्यान में रखकर कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। जापान भी देख रहे हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है इकोनॉमी में, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत और परफॉर्मेंस बचा हुआ है। तो इस तरह से इसको देखें, लेकिन हाँ कोर पोर्टफोलियो तो फिलहाल इंडिया में रखना बनता है। इसके अलावा कमोडिटीज़ देखें तो गोल्ड तो देखिए पोर्टफोलियो अगर है, कोई अगर चाहता है कमोडिटीज़ में तो अप टू 10% तो लिया ही जा सकता है ना। तो गोल्ड बिल्कुल अभी भी थोड़ा बहुत अगर धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन के लिए किया जाए, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो मतलब बनता है। सिल्वर तो मैंने बार बार बोला है बहुत ज़्यादा रिस्की है, 5% नीचे 5% ऊपर, इतना ज़्यादा रिस्क बिटकॉइन की तरह बिहेव कर रहा है ना।
तो सिल्वर, गोल्ड थोड़ा बहुत बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। सिल्वर तभी कंसिडर करें जब आप बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो सिल्वर को अवॉइड किया जा सकता है। ऑफकोर्स आपका हार्ड एंड मनी है ना। मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मैं क्या करता हूँ, सिर्फ मैं वही कमेंट कर सकता हूँ। आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना होगा। उसी तरह से रियल एस्टेट के लिए रीट्स के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो रिसेंटली ही बनाया था। रीट्स को भी देखा जा सकता है। देखिए इंटरेस्ट रेट इंडिया में कम है अभी भी, अगले साल तक उम्मीद है कम ही रहेगा। साथ ही एफडीआई ऑलरेडी आ रहा है और भी ज़्यादा आएगा इंडिया में। इतना सारा हमने जो ट्रेड डील या एफटीएस किया है उसका बिल्कुल हमें फ़ायदा मिलेगा आने वाले सालों में। जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में बहुत बन रहे हैं, तो सभी को रियल एस्टेट चाहिए, कॉमर्शियल रियल एस्टेट। तो रीट्स के चांसेस हैं कि भाई परफॉर्मेंस ठीक रहेगा यहाँ पे। तो जैसे कमोडिटीज़ हो गया ना, गोल्ड सिल्वर, ये सब में भी पोर्टफोलियो का 10%, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं पर्सनली प्रेफर करता हूँ। रीट्स भी उसी तरह से 5 to 10%, उससे ज़्यादा तो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। खुद का बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको बेसिस और रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हो जाए डिसाइड करना होगा। देखिए बॉन्ड्स देखें ना, डेट, तो डेट में देखिए इंटरेस्ट रेट यहाँ से अब नहीं ज़्यादा जाएगा कम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने ज़्यादातर रेट कट कर दिया है। लेकिन 10 ईयर पेपर देखेंगे तो हमारा गिरा नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी भी है 10 ईयर का यील्ड। तो वहाँ पे बिल्कुल आप मानकर चलें कि थोड़ा गिरावट तो बनता है। तो जब वो गिरावट आएगा तो थोड़ा बहुत रिटर्न्स वहाँ पे बनेगा, लेकिन बॉन्ड से या फिर डेट से बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न फिलहाल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो मिल रहा है ना उससे थोड़ा बहुत कम ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जब 10 ईयर आप देखेंगे जैसे जैसे थोड़ा नीचे जाएगा ना, तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एटलीस्ट थोड़ा रिटर्न बढ़कर आएगा। क्रिप्टोज देखिए, क्रिप्टोज पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। नैस्डैक, हाँ, यूएस का मार्केट कैसे चल रहा है, अगर यूएस का स्टॉक मार्केट गिरेगा ना तो क्रिप्टो ही मोस्टली नहीं बचेगा। तो क्रिप्टो में तो एक्सपोजर लेना बहुत 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 ज़्यादा रिस्की है। कोई अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेना चाहता है, ये मान कर कि नहीं ठीक है भाई, अगर डूब भी जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तभी क्रिप्टो को कंसिडर करना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।